सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? बेटे, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण का पाठ 3 स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द। शब्द की रचना। बेटे, शब्द की परिभाषा से पहले देखते हैं हम। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब भी कोई दो या दो से अधिक शब्द वर्ण होते हैं और वो उनका कोई सार्थक मेल होता है, जिसका कोई ना कोई सार्थक मतलब क्या होता है, जिसका कोई ना अर्थ के साथ जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तो जिसका कोई अर्थ निकलता हो ऐसे वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? शब्द। जैसे कि बकीता। बकीता का अर्थ कुछ समझ आ रहा है आपको? क्योंकि ये सही क्रम से वर्ण नहीं है, वर्णों का मेल सही क्रम में नहीं है। इसी को हम अगर किताबें पढ़ेंगे तो किताब हमारी पुस्तक हो जाती है। तो इसी तरह से इस शब्द का अर्थ है, अतः ये सार्थक शब्द है। जब कोई भी शब्द सही क्रम में होता है तो वो सार्थक शब्द कहलाता है, और जिसका क्रम सही नहीं होता और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो उसे हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। शब्दों के भेद। शब्दों के बेटे 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ये 3 भेद हैं। आपको इसी डायग्राम के हिसाब से आपको बनाना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। देशज शब्द तत्सम शब्द किसे कहेंगे बेटे? हम तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को हिंदी में ज्यों का त्यों लिया गया है। संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग लिए जाते हैं एज इट इज फॉर्म में, उसे हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। जैसे ग्रह मतलब क्या होता है? घर। पत्र मतलब लेटर जो होता है ना, एक हम पत्र पढ़ते हैं वो। पन्ना, हस्त, हाथ, क्षेत्र, एक खेत। तो ये शब्द हम एज इट इज काम में लेते हैं हिंदी संस्कृत भाषा के, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तद्भव शब्द वो होते हैं संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम है ना, संस्कृत के कुछ शब्द हैं, जैसे यहाँ पे घी दिया हुआ है ना, इसको धृत शब्द था संस्कृत का, इसको हमने घी बनाया, तो ये शब्द क्या कहलाता है? तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा से लिया हुआ शब्द है पर उसको हमने हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं ना, उसका रूप परिवर्तित करके हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे दही वर्ड है तो वो संस्कृत भाषा के कौन से वर्ड को रूप परिवर्तन किया है हमने? दधी से। खेत को क्षेत्र से परिवर्तित किया है। आग अग्नि से परिवर्तित होकर बना है। गांव ग्राम से। हाथ हस्त से। कान कर्ण से। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। इनके अलावा ये एग्जाम्पल हैं, इनके अलावा बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हिंदी में भाषा में परिवर्तित होकर आए हैं। देशज शब्द। जिन शब्दों को भाषा के विभिन्न क्षेत्रों के बोलियों से लिया जाता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खटिया, लोटा, झोला, पतीला आदि। ये क्या है? जैसे भाषा के भारत के विभिन्न क्षेत्रों के में, विभिन्न राज्यों में जो बोलियां बोली जाती हैं, वहां से जो शब्द होते हैं उन्हें उन भाषाओं का, उन शब्दों का प्रयोग क्या कहलाता है? देशज शब्द। देसी शब्द जिसे हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा वाले शब्द। विदेशी शब्द भारतीय मतलब दूसरे देशों में बोले की भाषाओं में प्रयोग में आने वाली भाषा वाले शब्द जो हम आज हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं जिनका। जैसे ड्राइवर वर्ड है, इंग्लिश का है और हम उसे हिंदी भाषा में कर रहे हैं। कारीगर है, आजाद, कैंची, लीची, ये शब्द कई ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी में आए हैं। रचना के आधार पर की शब्द की रचना किस आधार पर हुई है? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेदों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द हम किसे कहेंगे? जो शब्द टुकड़े करने पर कोई अर्थ प्रकट नहीं करते, अर्थात जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना, टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें क्या कह सकते हैं? और अगर मतलब टुकड़े तो किए जा सकते हैं पर टुकड़े कर दे और उसका कोई भी अर्थ ना निकले, उन्हें हम क्या कहेंगे?
रूढ़ शब्द जैसे कल। अब कल को हम क और ला अलग अलग लिख दें तो क का कोई मतलब नहीं है और ला का भी कोई मतलब अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है। घर में दोनों वर्ण है घ और र, इनको घ और र अलग अलग कर दे तो हम इनसे कोई हमें अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है। इस तरह से जो भी दो वर्णों के शब्द हैं उनको अगर हम अलग कर देते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, और उनको अलग अगर हम कर देंगे तो उनका कोई भी अर्थ निकल कर नहीं आता है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे समझेंगे बेटे, जैसे हिमालय है, हिमालय के अगर हम एक शब्द है, हिमालय के हम अगर टुकड़े करेंगे तो एक वर्ड बनेगा हिम और दूसरा बनेगा आलय। ठीक है, तो हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, और आलय मतलब घर, तो बर्फ का घर। तो हिमालय मतलब क्या हो गया? बर्फ का बहुत बड़ा घर या बहुत बड़ा हिमालय क्या हो गया? पर्वत है, तो वो बर्फ का पूरा समूह है, ग्रुप है। सुपुत्र, सु मतलब होता है अच्छा, पुत्र मतलब बेटा, तो सुपुत्र मतलब क्या हो गया? अच्छा बेटा। तो यहाँ सु का भी अलग से मतलब निकल कर आ रहा है और पुत्र का भी अलग से मतलब निकल कर आ रहा है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं, जिनमें दो टुकड़े करने पर दोनों टुकड़ों के अलग अलग प्रत्येक टुकड़े का कोई विशेष अर्थ होता है। दोनों शब्दों का अलग अलग मतलब निकल कर आता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। समझ में आया? योग रूढ़ शब्द हम किन्हें कहेंगे? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उसमें दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं पर उनका कोई अलग ही मतलब छुपा हुआ होता है। जैसे जलज, जलज मतलब जल में रहने वाला। अब जल में रहने वाला कौन है? कमल, है ना? कमल का पौधा क्या है? जलज किसके कहते हैं? उपाधि किसे दी हुई है? कमल को। अब जल में तो बहुत सारे जीव भी रहते हैं, पर जलज की जलज देखेंगे कि पर्यायवाची किसका है? कमल का है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? कमल की ही हो रही है। यहाँ पे और कोई जलीय जीव या हम किसी और चीज का, जैसे फ्रूट भी होते हैं पानी में कई, तो उनका नाम हम नहीं ले सकते। जलज का मतलब कमल से है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब होता है सिर, 10 काउंटिंग वाला 10 नंबर 10, तो 10 सिर किसके हैं? दशानन रावण के। तो यहाँ पे दशानन से मतलब किसका है? रावण से, तात्पर्य किसका है? रावण से। ऐसे हम बोलते हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर किसका है? गणेश जी भगवान का। तो लंबोदर क्या है? योग रूढ़ शब्द। अगला प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर भी शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द हम उन्हें कहेंगे जो शब्द लिंग वचन और काल के आदि के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। संज्ञा और सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें विकार आ जाता, रूप बदल जाता है, मतलब विकार आ जाता है उसके मतलब लिंग वचन और काल के हिसाब से। लड़का, पत्ता, किताब और सड़क इसका उदाहरण है। अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग वचन और काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते, वो वैसे ही रहते हैं। मतलब जो शब्द है उनमें लिंग वचन और काल का कोई भी असर नहीं होता, उनमें उन परिस्थितियों में उनका रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक शब्द अविकारी या अव्यय होती हैं। इनमें लिंग वचन और काल के हिसाब से कोई भी परिवर्तन नहीं आता। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक को आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है बेटा, और आगे इस कक्षा में भी हम पढ़ेंगे। तो ये शब्द जो होते हैं उनमें किसी लिंग वचन और काल के हिसाब से आपने पहले भी पढ़ा है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे धीरे धीरे शब्द है, वो किसी भी शब्द मतलब वचन में आएगा या लिंग में आएगा, काल में होगा, वो उसी तरह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। शब्द रचना, शब्द की रचना किस तरह से होती है? हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय के योग से नए शब्द की रचना की जाती है। अब उपसर्ग क्या है? उप मतलब होता है बेटे पहले, और सर्ग मतलब कोई शब्दांश। मतलब उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर कोई नया शब्द बनाते हैं। जैसे गम के आगे सु लगा तो बन गया सुगम, अन के आगे देखा तो देखा के आगे अन लगा तो अनदेखा हो गया, न्याय के आगे अ लग गया। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों की रचना अलग अलग तरह से होती है उपसर्ग लगकर। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर
उपसर्ग का मतलब होता है उप मतलब पहले, तो ये शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगकर नए शब्द बनाते हैं। जैसे वर्ष के आगे इक लग गया, वार्षिक हो गया। मोह के आगे आपा लग गया तो मोटापा हो जाता है। ठीक है। पढ़ा के आगे ई शब्द, पीछे ई शब्द प्रत्यय लग गया तो पढ़ाई हो गया। रंग के आगे इन, पीछे इन लग गया तो रंगीन। तो इस तरह से नए शब्द की रचना की जाती है। इस तरह से ये बेटे आप एक बार फिर से रीड करेंगे इसको, और कल मैं इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। ये चैप्टर आप एक बार बेटे रीड कर लेना। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, इन नोट्स को आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसके फोटोज मैं आपको सेंड कर दूंगी, नहीं तो आपको वीडियो में ये क्लियर दिखाई दे रहा है। इसमें मैंने प्रत्यय उपसर्ग की परिभाषा और इनके उदाहरण दिए हैं। वाक्य की रचना किन किन से होती है, शब्द और अविकारी और विकारी शब्द हैं, और शब्द की रचना, शब्द के भेद किन किन भेदों के हिसाब से होते हैं, वो सब मैंने दिया हुआ है। आप इस तरह से अपनी नोटबुक में से लिखेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बेटे बाय बाय, हैव अ नाइस डे।